नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी तीसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। और तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करते हुए सर्वप्रथम हमने अधोलोक का वर्णन समझा, फिर उसके बाद मध्यलोक का वर्णन समझना प्रारंभ किया था, जिसमें सर्वप्रथम हमने अधोलोक के वर्णन को समझा। अधोलोक के पश्चात आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने मध्यलोक का वर्णन करना प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्यलोक में जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप हैं और लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र हैं। ये द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। द्वीप को समुद्र घेरे है और समुद्र को पुनः द्वीप घेरे हुए हैं। और कैसे हैं? बलय की आकृति के हैं, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। इन सभी द्वीप समुद्रों के मध्य में जो द्वीप है उसका नाम जम्बू द्वीप है। और उस जम्बू द्वीप के मध्य में एक पर्वत है जिसका नाम सुमेरु पर्वत या सुदर्शन मेरु कहते हैं। यह जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। फिर यहां से इन्होंने इस जम्बू द्वीप की अंतरंग संरचना का वर्णन करना प्रारंभ किया था। उसमें बताया कि इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत आते हैं और उन 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों का विभाग हो जाता है। तो हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन, ये 6 पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों के कारण से भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, खैरण्यवत और ऐरावत ऐसे 7 क्षेत्र बन जाते हैं। फिर इन पर्वतों की विशेषता बताई कि ये पर्वत सोने जैसे हैं, चांदी जैसे हैं या तपे हुए सोने के रंग वाले हैं, बैडूरी मणि जैसे हैं। इस प्रकार से इनका वर्ण विशेष का ज्ञान कराया। फिर इनकी और विशेषता बताते हुए बताया कि इनके पार्श्व भाग जो है वो मणि विचित्र पार्श्व अर्थात विभिन्न प्रकार की मणियों से खचित हैं। और ये पहाड़ जैसे हमारे देखने में आते हैं वैसी आकृति के नहीं है कि नीचे का भाग चौड़ाई का हो और ऊपर सकरे होते गए हों। तो फिर कैसे हैं ये? तब इन्होंने बताया कि ये दीवाल नुमा संरचना वाले हैं, अर्थात ऊपर, मध्य में और नीचे तीनों जगह समान विस्तार वाले होते हैं। इन पर्वतों के ऊपर तालाब पाए जाते हैं। इनके ऊपर क्या है? तालाब बने हुए हैं। प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक एक तालाब बना हुआ है। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ये तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो सबसे पहले इन्होंने प्रथम तालाब की लंबाई बताई कि पहला तालाब 1000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा है। इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई 10 योजन की है। और इसमें एक कमल है जो मुख्य कमल कहलाता है, वह 1 योजन का है। फिर आगे आगे जो भी पर्वत हैं, उन पर्वतों पर जो तालाब बने हुए हैं उनका विस्तार आयाम दुगना दुगना लगाना है। जैसे पहले पद्म तालाब की लंबाई 1000 योजन है, चौड़ाई 500 योजन है, तो महापद्म तालाब की लंबाई 2000 योजन हो जाएगी, चौड़ाई 1000 योजन हो जाएगी। पद्म तालाब 10 योजन गहरा था तो महापद्म तालाब 20 योजन गहरा हो जाएगा। पद्म तालाब में 1 योजन का कमल था तो महापद्म तालाब में 2 योजन का कमल हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने समझा था। फिर ये जो कमल है वो कमल कैसा है? तो उसमें 2 कोष की बीचों बीच कर्णिका बनेगी और कर्णिका के इस तरफ 1 कोष का 1 पत्ता इधर बनेगा और 1 कोष का पत्ता इस तरफ बनेगा। तो ऐसे 4 कोष का अर्थात 1 योजन का ये कमल बनेगा। 1 योजन का कमल ऐसे में भी बनेगा और लंबाई में भी, क्योंकि ये जो पत्ते बनेंगे इनकी मोटाई 2 कोस की है और जो नाल बनेगी वो भी 2 कोस की बनेगी।
तो ये जो कर्णिका अपन ने बीच में बनाई है 2 कोस की, इस 2 कोस की कर्णिका के बीचों बीच महल बने हुए हैं और उन महलों में देवियां निवास करती हैं। जो पहला तालाब है, उस पहले तालाब में जो कर्णिका 2 कोस की है, उसमें 1 कोस लंबाई वाला, आधा कोस चौड़ाई वाला और पौन कोस ऊंचाई वाला, 1 कोस 2000 धनुष का होता है। तो 2000 धनुष लंबा, 1000 धनुष चौड़ा और 1500 धनुष ऊंचा महल बनेगा। इन महलों में देवियां रहेंगी। पहले तालाब में श्री देवी, फिर हिरी, फिर धीति, फिर कीर्ति, फिर बुद्धि, फिर लक्ष्मी, इस प्रकार से 6 मुख्य देवियां होती हैं। ये देवियां सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। ये मुख्य कमल हैं। इनके जो परिवार कमल हैं, जैसे हमने बताया था पद्म तालाब का जो मुख्य कमल है, उस मुख्य कमल में परिवार कमल हैं 1,40,116 कमल होते हैं। तो उन कमलों में जो बाकी के और कमल हैं, उन कमलों में ये सामान्य जाति के और पारिषद जाति के देव निवास करते हैं। इस प्रकार से लगाना चाहिए। अब अपन को आगे की संरचना समझनी है कि आगे इन तालाबों से और क्या क्या विशेषताएं प्रकट होती हैं। तब अपन देखेंगे पेज नंबर 162, उत्थानिका 404 और सूत्र नंबर 20। आइए देखें, यहां बता रहे हैं याभी, यहां लिखा है यकाभी, लिखा है यकाभी नहीं होना चाहिए, याभी होना चाहिए। याभी सरिद्भि तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ता उच्यन्ते। यहां बता रहे हैं याभी सरिद्भि, जिन नदियों के द्वारा तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि, उन क्षेत्रों का विभाग किया जाता है, ताह उच्यन्ते, अब उनका वर्णन करना चाहिए। ये जो क्षेत्र बनाए थे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, खैरण्यवत और ऐरावती, ये जो 7 क्षेत्र थे, अब इन 7 क्षेत्रों के भी विभाग होते हैं। जैसे हमने पूर्व सूत्र की टीका में देखा था, जब उन्होंने बताया था कि 7 क्षेत्रों का कथन किया था, तो भरत क्षेत्र के 6 खंड बताए थे। भरत क्षेत्र में गंगा, सिंधु और विजयार्द पर्वत की अपेक्षा से 6 खंड बने थे। ऐरावत क्षेत्र में रक्ता, रक्तोदा नदी और विजयार्द पर्वत की अपेक्षा से 6 खंड बने थे। यहां पर क्या होगा, तो ऐसे खंड सभी क्षेत्रों में बनेंगे। सभी क्षेत्रों में वो खंड करने वाले या विभाग करने वाले कौन है, वो नदियां होती हैं। तब लिख रहे हैं याभी सरिद्भि, जिन नदियों के द्वारा तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि, उन क्षेत्रों का विभाग होता है, ता उच्यन्ते, अब उन नदियों का कथन करना चाहिए। आइए सूत्र नंबर 20 देखें। गंगा सिंधु, गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या, रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरिकांता, हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा, सीता सीतोदा नारी नरकांता, नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला, सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह, रक्ता रक्तोदाह सरितस तन्मध्यगाः, सरितस तन्मध्यगाः। पूरा एक साथ देखें। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन्मध्यगाः। यहां बता रहे हैं सरितः तन्मध्यगाः, सरितः यानी नदियां, तन्मध्यगाः, तन मध्य, उन क्षेत्रों के मध्य में। गा शब्द जो होता है वो बहने के अर्थ में होता है। तो उन क्षेत्रों के मध्य में ये नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं? गंगा, सिंधु, फिर रोहिद्रोही लिखा है तो निकलेगा रोहित और रोहितास्या, ता का दा बन गया संधि होने से, तो रोहित रोहितास्या। फिर हरित हरिकांता, यहां पर भी हरिद्धरिकांता लिखा है, धा लिखा है, धा नहीं है, हरित हरिकांता। फिर सीता सीतोदा, नारी नरकांता, फिर सुवर्ण रूप्यकूला, तो कूला शब्द दोनों में लगाएंगे, सुवर्ण कूला रूप्यकूला, और फिर रक्ता और रक्तोदा। इस प्रकार से ये 14 नदियां हो गई। क्षेत्र कितने हैं? 7 क्षेत्रों में 14 नदियां बहेंगी। तो 2-2 का जोड़ा हम बनाएंगे, गंगा सिंधु, फिर रोहित रोहितास्या, फिर हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला और रक्ता रक्तोदा। तो भरत क्षेत्र में कौन सी 2 नदियां बहेंगी? गंगा और सिंधु। हेमवत क्षेत्र में
रोहित रोहितास्या। फिर हरि क्षेत्र में हरित हरिकांता। फिर विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा। फिर उसके ऊपर चलेंगे तो रम्य क्षेत्र में नारी नरकांता। फिर हिरण्यवत क्षेत्र में सुवर्णकूला रूप्यकूला और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा। इस प्रकार से 7 क्षेत्रों में 14 नदियां बहती हैं और इन नदियों के बहने से उन क्षेत्रों का विभाग हो जाता है। अब टीका देखें इसकी 405 नंबर की। सरितो न वाप्यः, यहां लिख रहे हैं सरितः, ये नदियां हैं, न वाप्यः, बावड़ी नहीं है, तालाब नहीं है। अभी पहले जो वर्णन किया था वो तालाबों का वर्णन किया था और ये क्या का वर्णन है? नदियों का वर्णन है। ताह किमंतरा उत समीपा इति, ये जो नदियां हैं क्या उन क्षेत्रों के मध्य में हैं या उत समीपा, या उन क्षेत्रों के समीप से बहती हैं? आह, अब इसके बारे में बता रहे हैं। तन मध्यगाह तेसाम क्षेत्राणाम मध्यम तन मध्यम, इसीलिए इन्होंने लिखा तन मध्यगाह। तो तन मध्यगाह शब्द का अर्थ क्या होगा? तेसाम क्षेत्राणाम मध्यम, उन क्षेत्रों के बीच में, इसलिए बनेगा तन मध्यम। तो सूत्र क्या बनेगा? शब्द क्या बना? तन मध्यम। और फिर तन मध्यम तन मध्येन वा गच्छन्ति इति तन मध्यगाह। तन मध्यम उन क्षेत्रों के मध्य से अथवा उन क्षेत्रों के मध्य के द्वारा भी उस रास्ते से गच्छन्ति जाती हैं या बहती हैं, इसलिए लिखा तन मध्यगाह। गा शब्द जुड़ गया। गा शब्द किससे जुड़ गया? गच्छन्ति, गच्छन्ति से गा जोड़ दिया। तो इन नदियों का स्वभाव क्या होता है? बहना होता है। और तालाब का स्वभाव क्या होता है? स्थिर होना होता है। तो तालाब का पानी स्थिर रहता है और नदियों का पानी बहता है। तो ये नदियां बहती हैं अर्थात उन क्षेत्रों के बीच में से निकलती हैं। एकत्र सर्वासाम प्रसंग निर्वृत्त्यर्थम दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब यहां बता रहे हैं ये 14 की 14 नदियां क्या एक ही क्षेत्र में बहती हैं या अलग अलग क्षेत्र में बहती हैं? ये तो हमने आपको बता दिया कि गंगा सिंधु भरत क्षेत्र में बहेगी, रोहित रोहितास्या हेमवत क्षेत्र में बहेगी। अभी टीकाकार ने नहीं बताया, न सूत्रकार ने बताया। तो अब एक मन में प्रश्न आएगा कि ये 14 नदियां कहां बहेंगी? क्या भरत क्षेत्र में 14 नदियां हैं या विदेश क्षेत्र में 14 नदियां हैं? तो एकत्र सर्वासाम प्रसंग निर्वृत्त्यर्थम दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम च आह। एकत्र सर्वासाम प्रसंग निवृत्त्यर्थम, एक ही जगह में सभी नदियों का प्रसंग ना आ जाए, इसका निराकरण करने के लिए दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, दिशा विशेष का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। ये 14 नदियां एक ही क्षेत्र में बहती हैं या एक ही दिशा में बहती हैं, किस ओर बहती हैं और कहां बहती हैं, इसका निर्धारण करने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। सूत्र नंबर 21, द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। यहां बता रहे हैं द्वयोः द्वयोः, दो नदियों के जो जोड़े बनाए हैं उनमें पूर्वाः मतलब जो पहली नदी है, जो 14 नदियां हैं इनमें दो के जोड़े बनाने हैं। जैसे हमने बताया गंगा सिंधु ये एक जोड़ा हो गया, रोहित रोहितास्या ये एक जोड़ा हो गया, हरित हरिकांता ये एक जोड़ा हो गया, सीता सीतोदा। इस प्रकार से अपन को ये जोड़े बनाने हैं। तो दो नदियों का एक जोड़ा बन गया। अब उन जोड़े में पूर्वा जो पहली नदी है, पूर्वा का मतलब जिस जोड़े में जो 2 नदियों का कथन है उसमें पहली कौन सी कथन कह रहे हैं? जैसे गंगा सिंधु में सबसे पहले क्या बोला? गंगा। रोहित रोहितास्या में सबसे पहले क्या बोला? रोहित। हरित हरिकांता में सबसे पहले हरित, सीता सीतोदा में सबसे पहले सीता। तो जो पहली नदी है वो पूर्वगाह, पूर्व दिशा की ओर बहेगी। गा शब्द का मतलब बहना। किस ओर बहेगी? पूर्वगाह, पूर्व दिशा की ओर बहेगी। इसको अपन चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र हम आपको अगली कक्षा में समझाएंगे इसको बना करके। पहले आज अपन टीका से समझें कि इन नदियों को अपन को बहाना किस तरफ है। अपन अपनी मर्जी से नहीं बहाएंगे, पहले शास्त्र को पढ़ेंगे, फिर शास्त्र को पढ़ने के बाद जो टीका में लाइन में लिखा गया है उस लाइन को पढ़ते पढ़ते अपन जब चित्र बनाएंगे तो अपने आप अपना पूरा जम्बूद्वीप का चित्र बन जाएगा कि कौन सी नदी को हमें किस ओर बहाना है। तो यहां अपन सूत्र देखें, द्वयोः द्वयोः, दो नदियों का जो जोड़ा है, पूर्वा पूर्वगाह, उसमें जो पहली नदी है वो पूर्व दिशा की ओर बहेगी।
406 नंबर की उत्थानिका देखें, द्वयोः द्वयोः सरितोः एकैकं क्षेत्रम विषय इति वाक्य शेष अभिसंबंधात एकत्र सर्वासाम प्रसंग निवृत्ति कृता। यहां बता रहे हैं द्वयोः द्वयोः सरितोः, दो दो नदियों में से एक एकम क्षेत्रम विषय इति, एक एक क्षेत्र को विषय करना है। दो दो नदियां हैं, वो एक एक क्षेत्र को विषय करेंगी। इति वाक्य शेष अभिसंबंधात, इस वाक्य शेष से अभिसंबंध होने से एकत्र सर्वासाम प्रसंग निवृत्ति कृता, इससे एक ही क्षेत्र में सारी नदियां बहेंगी, इसकी निवृत्ति हो जाएगी, निराकरण हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, जो द्वयोः द्वयोः ये दो शब्द लिख दिए, इससे स्पष्ट हो गया कि एक क्षेत्र में दो नदियां बहेंगी। जब एक क्षेत्र में दो नदियां बहेंगी तो बाकी 12 नदियां वो अन्य क्षेत्र में आएंगी, ये अपने आप स्पष्ट हो गया। जैसे मान लो एक कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, हमने कहा आगे की पंक्ति के 5 बच्चे खड़े हो जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी पीछे की पंक्तियों के जितने बच्चे हैं वो बैठे रहो, ये वाक्य शेष कहलाता है। संपूर्ण बात हमें नहीं कहनी है, हमने केवल एक वाक्य कहा और अंत का वाक्य अपने आप उसका ग्रहण हो जाता है, उसको वाक्य शेष कहते हैं। तो यहां इन्होंने लिखा द्वयोः द्वयोः, दो दो नदियां एक क्षेत्र में बहेंगी, इसका मतलब है कि एक ही क्षेत्र में सारी नदियां नहीं बहेंगी। पूर्वाह पूर्वगाह इति वचनम दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, पूर्वाह पूर्वगाह, ये जो सूत्र में शब्द लिखा है, यह वचन दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, दिशा विशेष का ज्ञान कराने के लिए लिखा है। तत्र पूर्वा याह सरितः ताह पूर्वगाह, अब यहां लिख रहे हैं तत्र पूर्वा, अब उन दोनों में से जो पूर्वा पहली नदी है, यह सरिता जो पूर्व यानी पहली नदी है, ताह पूर्वगाह वह पूर्व दिशा की ओर जाएगी। पूर्व जलधिम गच्छन्ति इति पूर्वगाह, पूर्वगाह का मतलब क्या है, पूर्व जलधिम, चारों तरफ से लवण समुद्र घेरे हुए हैं। पर्वत कैसे हैं, पर्वत पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैले हुए हैं। पूर्वा परायता अपन ने सूत्र में पढ़ा था, तो पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। पर्वत के ऊपर तालाब है, अब तालाब से नदी निकलेगी तो वो पूर्व दिशा की ओर जो समुद्र है, लवण समुद्र, लवण समुद्र तो चारों तरफ है, पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है, तो पूर्व दिशा की ओर जो नदी जाएगी वो कौन सी जाएगी, जो पहली नदी है वो पहली नदी पूर्व दिशा की ओर जाएगी। किम अपेक्षम पूर्वत्वम, किस अपेक्षा से पूर्व लिया है, सूत्र निर्देशापेक्षम, सूत्र के निर्देश की अपेक्षा से, जैसा सूत्र में कहा गया है उस सूत्र की अपेक्षा अपन को लेनी है। यदि एवं गंगा सिंधवादया सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम, अब यहां कह रहे हैं कि आपने जो पूर्वत्व लिया है ये पूर्वत्व किस प्रकार से ले लिया, यहां तो सूत्र के निर्देश की अपेक्षा से, तो यदि हम सूत्र के निर्देश की अपेक्षा से लेंगे, यदि एवं यदि ऐसा है तो गंगा सिंधवादया सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम, आपने 14 नदियां लिखी हैं और उन 14 में से जो प्रारंभ की 7 हैं वो 7 को हम पूर्व दिशा में बहाएंगे और जो बाद की 7 बचेंगी वो पश्चिम दिशा की ओर हो जाएंगी। तो गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता और सीता, ये 7 नदियां पूर्व की ओर जाएंगी और फिर सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूपकूल, रक्ता, रक्तोदा, ये सब पश्चिम की ओर हो जाएंगी। तो ऐसा अर्थ नहीं लेना है, नईस दोषः, ऐसा दोष नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। द्वयोः द्वयोः इति अभिसंबंधात्, क्योंकि हमने सूत्र में द्वयोः द्वयोः, द्वयोः द्वयोः ये शब्द लिखने का तात्पर्य ही यही है, प्रयोजन ही यही है कि पहले दो दो के जोड़े बनाएं और उन दो दो के जोड़े बनाने के बाद जो पहली नदी होगी उस पहली नदी को हमें पूर्व दिशा की ओर भेजना है। ऐसा नहीं करना है कि 14 नदियां हो गई और 14 में से 7 पहली नदी पूर्व दिशा की ओर और 7 बाद की नदी पश्चिम दिशा की ओर, ये अर्थ नहीं लगाना है। द्वयोः द्वयोः इति अभिसंबंधात्, इस पद के संबंध होने से, द्वयोः द्वयोः पूर्वाः पूर्वगा इति वेदितव्याः, तो द्वयोः द्वयोः दो दो में से जो पहली नदी है वो पूर्व दिशा की ओर जाएगी, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब देखें 407 नंबर, इतरासाम दिग विभाग प्रतिपत्त्यर्थम आह। इतरासाम, अभी तो ये पूर्व दिशा की तो बात उन्होंने बता दी,
अब जो दूसरे नंबर की नदी है वो कहां जाएगी, तो इतरासाम जो बची हुई विपरीत दूसरी नदी है वो उसका दिग विभाग प्रतिपत्त्यर्थम, उसका दिशा का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र नंबर 22, शेषास्त्व परगाह। शेषास्त्व परगाह, यहां निकलेगा शेषाह तू अपरगाह। पहले निकलेगा शेषाह, सा लिखा है आधा सा का विसर्ग बनेगा तो शेषाह, फिर आधा ता और वाह है तो यहां बनेगा तू, और फिर निकलेगा अपरगाह। जब विच्छेद करेंगे तो शेषाह तू अपरगाह। द्वयोः द्वयोः, दो दो का अपन ने जोड़ा बनाया, उसमें से पूर्वा जो पहली नदी थी वो पूर्व दिशा की ओर चली गई। शेषाह, अब जो दूसरी नदी बची है वो कहां जाएगी, अपरगा। अपरगा का मतलब विपरीत दिशा की ओर जाएगी। पूर्व के विपरीत कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। तो अब दूसरी नदी जो बचेगी वो पश्चिम दिशा की ओर। तो एक क्षेत्र में दो नदी बही, एक गंगा और सिंधु। गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर जाएगी, सिंधु नदी पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। देखें उत्थानिका 408, द्वयोः द्वयोः या अवशिष्टा ता अपरगाह प्रत्येतव्याः। द्वयोः द्वयोः, दो दो नदियों में, या अवशिष्टा जो बची हुई नदी है, ता अपरगा प्रत्येतव्या वो विपरीत दिशा यानी पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। अपर समुद्रम गच्छन्ति इति अपरगाह। अपर समुद्रम यानी पश्चिम दिशा के समुद्र की ओर जाती है, इसलिए इसको अपरगाह शब्द लिखा है। तत्र, अब कौन से तालाब से कौन सी नदी निकलेंगी, क्षेत्र 7 थे, 14 नदियां थी तो दो दो का जोड़ा बन गया, लेकिन तालाब 6 हैं और नदियां 14 हैं, तो 6 नदियों से 14 नदियां, 6 तालाबों से 14 नदियां कैसे निकलेंगी, तब इधर बता रहे हैं। तत्र पद्म हृद प्रभवा। पद्म तालाब जो है, पद्म तालाब से प्रभवा यानी उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी, पूर्व तोरण द्वार निर्गता गंगा। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन ने जैसे ये तालाब बनाया है, ये जो तालाब मान लो बन गया, तो ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो जाएगी इधर पूर्व, ये हो जाएगी इधर पश्चिम, और ये हो जाएगी इधर नीचे दक्षिण। अब यहां अपन को देखना है पूर्व तोरण द्वार। ये जो अपन ने तालाब बनाया है, इससे पूर्व तोरण द्वार निर्गता गंगा, पूर्व दिशा से यहां से एक नदी निकलेगी। अपर तोरण द्वार निर्गता सिंधु। अपर तोरण द्वार, अपर यानी पश्चिम दिशा से, यहां से जो निकलेगी और नीचे की ओर आ गई, ये हो गई सिंधु नदी। और फिर क्या लिखा है, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रोहितास्या। उदीच्य, उदीच्य का मतलब उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा से जो निकलेगी वो हो जाएगी अपनी रोहितास्या। तो जो पहला तालाब है पद्म तालाब, उस पद्म तालाब से 3 नदियां निकलती हैं। पहले पद्म तालाब से 3 निकलेंगी और अंतिम पुंडरीक तालाब से भी 3 नदियां निकलेंगी। तो पहले से 3 और अंतिम से 3, तो 6 नदियां हो गई। अब बीच के जो 4 तालाब हैं, उन 4 तालाब से 2-2 नदियां निकलेंगी, तो 8 नदी वो हो जाएंगी। 8 और 6 14 नदियां निकलती हैं। तो पूर्व तोरण द्वार से गंगा, पश्चिम तोरण द्वार से सिंधु और उत्तर तोरण द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। ठीक है, अब दूसरा देखें, महापद्म हृद प्रभवा। अब महापद्म तालाब से कैसे निकालनी है, तो महापद्म तालाब से अवाच्य तोरण द्वार निर्गता रोहित, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता हरिकांता। अवाच्य और उदीच्य, उदीच्य यानी उत्तर और अवाच्य का मतलब हो जाएगा दक्षिण। अब जो महापद्म तालाब बनेगा यहां पर अगला वाला, उसके अवाच्य तोरण द्वार से इस तरह से, यहां से ये नीचे की ओर जाएगी दक्षिण की ओर, और ये उत्तर की ओर। तो उत्तर तोरण द्वार, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो उत्तर तोरण द्वार से ऊपर से निकलेगी और इधर नीचे दक्षिण की ओर। तो क्या लिखा है इधर, महापद्म हृद प्रभवा। महापद्म तालाब से उत्पन्न होगी अवाच्य तोरण द्वार निर्गता रोहित। अवाच्य तोरण द्वार मतलब नीचे दक्षिण दिशा की ओर जो तोरण द्वार इनका बना हुआ है, उससे जो निकलेगी वो रोहित नदी निकलेगी। और उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रोहितास्या, और उदीच्य यानी उत्तर तोरण द्वार से हरिकांता निकलेगी। ठीक है, फिर आगे देखें, तिगिंच हृद प्रभवा। अब तीसरे नंबर का तिगिंच आएगा।
अब जितनी नदियां हैं एक उत्तर दिशा से निकलेगी और एक दक्षिण दिशा से निकलेगी। अब इसको अपन चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें, चित्र देख लें। आइए देखें, अब ये जो अपन ने एक जम्बू द्वीप का चित्र बनाया है, इस जम्बू द्वीप के चित्र में ये हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निसर्ग, नील, रुक्मी और शिखरिंग, और ये अपने 7 क्षेत्र बन गए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, कैरण्यवत और ऐरावत। अब इस पर अपन ने जो तालाब बनाए थे, ये इस तरह से अपन एक तालाब बनाएंगे पद्म, फिर यहाँ पर ये अपन ने थोड़ा सा बड़ा महापद्म, और ये अपना और बड़ा बनेगा, ये हो गया तिगिंच। फिर इधर से ये बराबर बनेगा केसरी, फिर ये महापुंडरी, और फिर ये इधर पुंडरी। अब अपन ने इसमें क्या देखा कि जो पद्म तालाब है इसकी 4 दिशाएं हैं, तो 4 दिशाओं में से पूर्व तोरण द्वार से यहां से एक नदी निकलेगी और ये इस तरफ चली गई, ये गंगा, और फिर पश्चिम तोरण द्वार से एक नदी निकली, ये चली गई सिंधु, तो ये हो जाएगी गंगा और ये हो गई सिंधु, ठीक है। और उत्तर तोरण द्वार से, ये उत्तर दिशा, उत्तर तोरण द्वार से कौन सी निकलेगी, रोहितास्या। क्या लिखा है इधर इन्होंने, पद्म हृद प्रभवा पूर्व तोरण द्वार निर्गता गंगा, पूर्व तोरण द्वार से गंगा, फिर अपर तोरण द्वार निर्गता सिंधु, पश्चिम अपर यानी विपरीत दिशा से ये सिंधु, और फिर क्या लिखा, उदीच तोरण द्वार, उदीच यानी उत्तर, उत्तर दिशा से कौन सी नदी निकलेगी, रोहितास्या। अब रोहितास्या का जो जोड़ा है वो जोड़े में कौन से नंबर की है, पहली की दूसरी, तो रोहित और रोहितास्या ये जोड़ा था, तो रोहित और रोहितास्या में पहली है रोहित, दूसरी है रोहितास्या। तो अपन ने जो पूर्व सूत्र पढ़ा था, द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगा, कि जो 2 नदियां हैं उनमें से पहली नदी पूर्व दिशा की ओर जाएगी और दूसरी पश्चिम की ओर, और ये रोहितास्या है दूसरे नंबर की, तो रोहितास्या नदी कहां जाएगी, ये दूसरी नंबर की है, इसलिए ये पश्चिम दिशा की ओर आएगी, ये हो जाएगी रोहितास्या। तो इस प्रकार से यहां पर ये पहला जो तालाब है पद्म तालाब, इस पद्म तालाब से 3 नदियां निकलेंगी, एक गंगा, एक सिंधु और एक रोहितास्या। गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर जाएगी, सिंधु नदी पश्चिम दिशा की ओर आएगी, और इस पद्म तालाब के उत्तर दिशा से जो नदी निकली है रोहितास्या, वो हेमवत क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। अब इसके बाद अब महापद्म तालाब देखें, तो महापद्म तालाब में क्या लिखा, महापद्म हृद प्रभवा अवाच्य तोरण द्वार निर्गता रोहित, अवाच्य, अवाच्य यानी दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा से निकलेगी तो ये कहां आएगी, हिमवत क्षेत्र में। अब हिमवत क्षेत्र में रोहित नदी निकलेगी, रोहितास्या तो इधर आई नहीं, अब कौन सी बची, रोहित, तो रोहित कहां जाएगी, पहले नंबर की है इसलिए पूर्व दिशा में, तो ये यहां से निकल के ये इधर पूर्व दिशा की ओर चली जाएगी। और उदीच तोरण द्वार, ऊपर क्या लिखा, उदीच तोरण द्वार निर्गता हरिकांता। अब उदीच यानी उत्तर दिशा के तोरण द्वार से यहां से निकलेगी, तो ये कौन सी आएगी, हरिकांता, और हरिकांता होगी तो ये कहां जाएगी, पश्चिम में, ये हरिकांता। जब ये हरिकांता है तो इस तरफ हरि नदी बहेगी। अब ये हरित नदी जो बहेगी वो कहां से आएगी, वो इस तिगिंच तालाब से आएगी। आगे देखें, तिगिंच हृद प्रभवा दक्षिण तोरण द्वार निर्गता हरित। देखो तिगिंच हृद प्रभवा, तिगिंच तालाब से उत्पन्न होगी और दक्षिण तोरण द्वार निर्गता, दक्षिण तोरण द्वार से ये निकलेगी, और कौन सी नदी होगी, हरित। तो हरित कहां जाएगी, ये पहली नदी है इसलिए ये पूर्व दिशा की ओर जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद देखें, उदीच तोरण द्वार निर्गता शीतोदा। अब इस तालाब, तिगिंच तालाब से एक नदी, ये जो दक्षिण दिशा की तो हरित हो गई, अब एक नदी ऊपर की ओर जाएगी, तो ये शीतोदा, तो ये शीतोदा कहां आएगी, पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा में हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, केसरी हृद प्रभवा अवाच्य तोरण द्वार निर्गता सीता। अब केसरी तालाब से ये अवाच्य यानी दक्षिण दिशा से ये सीता नदी आ जाएगी। एक क्षेत्र में 2 नदी रहेंगी, सीता और सीतोदा, लेकिन सीतोदा नदी इस तिगिंच तालाब से निकली है और सीता नदी केसरी तालाब से निकली है। अब केसरी तालाब से दूसरी नदी कौन सी निकलेगी, ये ऊपर के उदीच तोरण द्वार, उदीच से जाएगी इधर सीतोदा, सीता सीतोदा, तो इधर ये नरकांता होगी, नरकांता। फिर यहां से एक नदी आएगी, ये नारी। फिर यहां से एक नदी ऊपर की ओर जाएगी, ये रूपकुला रहेगी। अब
अंतिम जो तालाब रहेगा पुंडरीक तालाब, इससे 3 नदियां निकलेंगी। जो दक्षिण तोरण द्वार होगा इससे ये सुवर्णकूला, और यहाँ के पूर्व तोरण द्वार से ये रक्ता, और ये इधर पश्चिम तोरण द्वार से ये रक्तुदा। इस प्रकार से ये 14 नदियां बहती हैं। 2-2 नदी एक एक क्षेत्र में बहेंगी, और तालाबों में से पहला पद्म तालाब से 3 नदी, और अंतिम पुंडरीक तालाब से भी 3 नदी निकलती हैं। बाकी बीच के जो 4 तालाब हैं, उन 4 तालाबों से 2-2 नदियां निकलती हैं। एक ऊपर की दिशा की ओर जाएगी उत्तर दिशा में, और एक आएगी नीचे दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से ये चित्र अपना बन जाएगा। अब इस टीका को एक एक लाइन को पढ़ते जाएं, और एक एक लाइन को देख करके अपन नदी निकालते जाएं। कौन सी दिशा में निकालनी है, यदि अपन एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक दिशा के तोरण द्वार को देखते हुए नदी निकालेंगे, तो ये पूरा चित्र अपना बन जाएगा। अब देखो, गंगा सिंधु में से पहली नदी गंगा थी, ये पूर्व दिशा है तो गंगा हो गई इधर। फिर रोहित रोहितास्या में ये रोहित नदी आ गई, रोहित और रोहितास्या। हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला, रक्ता और रक्तुदा। तो पहली नदी पूर्व दिशा की ओर है और दूसरी नदी पश्चिम दिशा की ओर होती है। इस प्रकार से ये नक्शा बन जाएगा। अब इसको अपन कल और अच्छे से समझेंगे, और इन नदियों की जो और परिवार की नदियां और होती हैं उसके बारे में अगले सूत्र में कथन आएगा, जिसको अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।